हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीआरवी सॉल्यूशंस। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको वीआरवी सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। उससे आपको वीआरवी की बेसिक नॉलेज मिलेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, वीआरवी क्या होता है? वीआरवी को वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम बोलते हैं। ये एक एचवीएसी टेक्नोलॉजी है जिसको डाइकिन कंपनी ने 1982 में इन्वेंट किया था। दूसरी कंपनी इस टेक्नोलॉजी को वीआरएफ यानी कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो के नाम से यूज़ करती हैं। हमारा वीआरवी सिस्टम एक टाइम पे हीटिंग या कूलिंग प्रोवाइड करता है। कुछ कंपनीज़ हैं जो कि सेम टाइम पे कूलिंग और हीटिंग प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे कि मित्सुबिशी, डाइकिन, सैमसंग है, जो कि हमारा अगर एक सर्किट में 10 इंडोर हैं तो एक बारी में 5 इंडोर को हीटिंग, एक बारी में 5 इंडोर को कूलिंग सेम टाइम पे प्रोवाइड कर सकती हैं। बट ये टेक्नोलॉजी अभी सारी मशीनों में नहीं है, सारी कंपनीज़ के पास। तो अभी हमारा ऐसे होता है कि हम एक टाइम पे एक सर्किट में सिर्फ कूलिंग ले पाते हैं या तो फिर हीटिंग ही ले पाते हैं। हमारा वीआरवी सिस्टम जो होता है उसमें रेफ्रिजरेंट R410A यूज़ होता है, जो कि एक मीडियम की तरह काम करता है, जिसका फेस चेंज होकर वीसीआरएस साइकिल में कूलिंग और हीटिंग प्रोवाइड किया जाता है। हमारे वीआरवी सिस्टम में हम मल्टीपल इंडोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल आउटडोर यूनिट के साथ। वीआरवी सिस्टम में R410A रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, जो दो गैस को मिलाकर बनता है, R32 और R125। इस गैस का स्टैंडिंग प्रेशर 250 psi होता है। psi इसकी मेजरिंग यूनिट है पर स्क्वायर इंच। ये गैस जब रनिंग मशीन में होती है तो इसके प्रेशर बदल जाते हैं। जैसे इसका सक्शन प्रेशर रनिंग मशीन में 110 से 120 psi होता है और इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है वो 400 psi होता है। बैक प्रेशर को ही हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। वीआरवी सिस्टम जो है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया जाता है ताकि इससे हम एनर्जी सेविंग कर सकें। इसमें डीसी इन्वर्टर यूज़ होता है कंप्रेसर के लिए, जिससे हम कंप्रेसर को वेरिएबल स्पीड मोटर के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। इसका मतलब ये है कि कंप्रेसर जो है अब फुल लोड पे नहीं चलेगा, सेमी लोड पे या फिर जब लोड कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उतनी स्पीड पे चलेगा। ये हमारा वीआरवी का लेआउट डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में जो इमेज है वो आउटडोर के खुले होने की है कवर, और बीच में जो है वो हमारा ब्लू स्टार का वीआरवी यूनिट है 28 HP का। वो वहाँ से जहाँ पे दो पाइप आपको दिखाई दे रहे हैं रेड और ब्लू, एक सेक्शन है ब्लू वाला और राइट वाला जो है वो नहीं, ब्लू वाला जो है वो डिस्चार्ज है। वहाँ उस पाइप से कंप्रेसर से रेफ्रिजरेटर निकलता है, वो इंडोर की तरफ आता है, और लाल वाले पाइप से हमारा वापस आउटडोर में चला जाता है। तो जो दो पाइप हैं वो आप लेफ़्ट वाली इमेज में देख सकते हैं, जो ये रेड और ब्लू एरो दिखाई दे रहा है उसकी हेल्प से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो वीआरवी यूनिट होता है उसके साथ हम कितने भी इंडोर लगा सकते हैं, हमें उसकी कैपेसिटी को मैच करना होता है। अगर हमारा 28 HP का आउटडोर है तो हम 28 HP इंडोर लोड उस पर ले सकते हैं, या फिर हम 110%, 120% तक भी ले चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 इंडोर का सर्किट लेके दिखाया, समझाया है आपको। इससे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो डिस्चार्ज पाइप से अंदर जा रहा है इंडोर में, और रेड वाले पाइप से होकर वापस आउटडोर में चला जा रहा है। जो हमारा कॉपर पाइप है सक्शन डिस्चार्ज का, वो वाई जॉइंट की हेल्प से ब्रेजिंग होके वर्क करता है। और उसमें से एक जो होता है वो हमारा हेडर के लिए आगे चला जाता है, और दूसरा वाला जो होता है उसका जॉइंट पाइप वो इंडोर पे आ जाता है। ये हमारा मल्टीपल आउटडोर कनेक्टेड है मल्टीपल इंडोर्स के साथ। ये कंडीशन हमारी तब आती है जब हम इंडोर का लोड बढ़ाते हैं, इंडोर की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। जब मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमें 50 HP आउटडोर लगाने हैं। 1 HP का अगर हमें एक आउटडोर यानी कि 50
इंडोर लगाने हैं 1 HP के, तो हमें इतने ही साइज़ कैपेसिटी का आउटडोर चाहिए होगा, जो कि अवेलेबल नहीं होता। तो हम अपने अवेलेबल आउटडोर को ही जोड़ के कंबाइन सर्किट बनाते हैं। जैसे मान लो हमें 50 HP का अगर सर्किट बनाना है, तो हम 20 प्लस 10 HP करके 50 बना सकते हैं, या फिर और 18 और 14 करके बना सकते हैं। इसमें भी वाई जॉइंट का यूज़ होता है इंडोर और आउटडोर दोनों के पाइपों को मेन हेडर और ब्रांच बनाने के लिए। इस लेआउट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसमें एक हमारा येलो कलर का जो वायर है वो ऐड हुआ है। इस वायर को हम कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं। ये हर इंडोर में सीरीज़ में जाके ऐड होता है और आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कम्युनिकेशन वायर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। ये 2 कोर की वायर होती है, बेसिकली रेड और ब्लैक कलर की होती है मेनली, और इसके साथ अर्थिंग होती है। अर्थिंग को हमें अटैच करना ज़रूरी होता है, वो मॉल फंक्शंस को अवॉइड करती है। कम्युनिकेशन वायर जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम उसके बारे में थोड़ा और डीपली देखते हैं। कम्युनिकेशन केबल जो होती है वो हमें इंडोर और आउटडोर के कम्युनिकेट करने के काम आती है। हमारे अगर 4 इंडोर हैं एक आउटडोर के साथ, तो आउटडोर से निकलेगी कम्युनिकेशन केबल और हर इंडोर में सीरीज़ में जाके ऐड हो जाएगी, और हर इंडोर की कमांड हमारे आउटडोर की मेन पीसीबी पे जाएगी। एज एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए हमें किसी इंडोर यूनिट पे 25 डिग्री पे चल रहा है टेम्परेचर पे, और हमें उसका टेम्परेचर कम करना है 20 डिग्री, तो हम जाएंगे रिमोट पे और रिमोट से उसका हम टेम्परेचर लो कर देंगे 20 डिग्री। तो वो कमांड जो है हमारी कम्युनिकेशन वायर के थ्रू आउटडोर यूनिट पे जाएगी। वहाँ पे आउटडोर यूनिट की मेन पीसीबी में जाएगी। जो हमारी मेन बोर्ड होगा वो उस कमांड को कंप्रेसर को देगा, और कंप्रेसर हाई स्पीड में रन करने लग जाएगा, यानी कि उसका लोड बढ़ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वीआरवी सिस्टम में बहुत सारे इंडोर्स कनेक्टेड होते हैं, तो कम्युनिकेशन केबल जो है वो बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई इंडोर ख़राब होता है, मान लो 4 इंडोर में से 3 नंबर इंडोर ख़राब होता है, तो वो एरर हमें आउटडोर पे ही डिटेक्ट होगा। तो वो तब हो पाएगा जब कम्युनिकेशन प्रॉपर काम कर रही होगी, तो हमें आउटडोर पे वो एरर कोड के ज़रिए हमें दिखाई दे जाएगा, तो हम उसको डायग्नोज कर पाएंगे। और डायग्नोज करने के लिए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हमारा मान लो कि कोई सेंसर फॉल्टी है या मोटर ख़राब है, तो वो देखने के लिए भी हम आउटडोर के मेन पीसीबी से ही देख सकते हैं, या फिर हम उस कम्युनिकेशन में अपना लैपटॉप या सीआरसी लगा के उसके पैरामीटर्स देख के फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को। तो यानी कि इसका कम्युनिकेशन केबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये प्रॉपरली टाइटन होनी चाहिए और लगी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, वीआरवी सिस्टम में और नॉर्मल रूम एसी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये हम देख लेते हैं, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है। हमारा जो वीआरवी सिस्टम होता है उसमें हम एक आउटडोर के साथ मल्टीपल इंडोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल रूम एसी में पॉसिबल नहीं होता। सेकंड, सारे इंडोर्स को हम अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम वीआरवी में अगर हमारे बहुत सारे इंडोर लगे हुए हैं, तो हम सारे इंडोरों को अलग अलग टेम्परेचर पे चला सकते हैं, फैन स्पीड पे चला सकते हैं, अलग अलग मोड पे भी रख सकते हैं। बट हमारा जो रूम एसी होता है, नॉर्मल रूम एसी, उसमें ये सारे फीचर्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। थर्ड ये है कि हमारा जो वीआरवी सिस्टम है वो मेनली कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, जस्ट लाइक ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में या फिर मेट्रो में। बट हमारा जो रूम एसी होता है, नॉर्मल रूम एसी, उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में, हॉस्पिटल या मेट्रो वगैरह कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट उसकी लिमिटेशंस होती हैं कुछ, क्योंकि उसके हम पाइप जो होती है उसकी लेंथ को हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, कूलिंग पे इफ़ेक्ट आ जाएगा। और हर रूम में एसी लगाने का मतलब है कि इतने सारे आउटडोर्स हो जाएंगे कि हमारे पास स्पेस कम पड़ जाएगा बालकनी में या टेरेस पे लगाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा स्पेस की दिक्कत होती है। और फोर्थ पॉइंट है कि हमारा जो इनिशियल कॉस्ट होता है वीआरवी सिस्टम का,
वो ज़्यादा होता है और रूम एसी का काफ़ी कम होता है। बट फिफ्थ पॉइंट है कि ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट होने के बाद एनर्जी सेविंग जो वीआरवी सिस्टम में है वो बहुत कवर अप हो जाती है हमारी कुछ सालों में चलते चलते। बट नॉर्मल रूम एसी में वो पावर कंजप्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हाई रहती है हमेशा। कुछ वीआरवी सिस्टम जो हैं उसमें हम सेम टाइम पे कूलिंग हीटिंग दोनों ले लेते हैं, कूलिंग और हीटिंग दोनों वो प्रोवाइड कर देते हैं हमें, जो कि नॉर्मल रूम एसी में ये पॉसिबल नहीं होता। और वीआरवी सिस्टम में हम सारे इंडोर्स को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, लैपटॉप लगा के या सीआरसी सिस्टम लगा के हम किसी भी मेंटेनेंस रूम में बैठ के पूरे बिल्डिंग के एसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल रूम एसी में पॉसिबल नहीं है। हमें हर रूम में जा के ही उसको टेम्परेचर या फिर ऑन ऑफ करना होगा तो करना पड़ेगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इन एयर कंडीशनिंग। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पावर कंजप्शन के लिए। इन्वर्टर क्या होता है? ऐसा सर्किट जो कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करे, उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर होते हैं उसके अंदर पुराने कंप्रेसर्स लगे होते हैं, या तो वो फुल लोड पे चलते हैं या तो फिर वो बंद हो जाते हैं। फुल लोड पे चलने से हमारा लोड 100% बढ़ जाता है और बंद होके चालू होने पे हमारा पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ की वजह से हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कंप्रेसर मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद हमें वेरिएबल कंप्रेसर स्पीड मिल जाएगी। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कंप्रेसर को एसी वोल्टेज देंगे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से। इसके लिए हमें एक रेक्टिफायर चाहिए होगा और एक इन्वर्टर ड्राइव चाहिए होती है। हम जब मेन सप्लाई को रेक्टिफायर को देते हैं तो वो हमारा एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी सप्लाई को जब हम आगे इन्वर्टर ड्राइव में देते हैं तो वो हमारी डीसी सप्लाई को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और जब हम एसी वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आगे कंप्रेसर को देते हैं तो हमारा जो कंप्रेसर होता है वो एज अ इन्वर्टर कंप्रेसर काम करता है वेरिएबल स्पीड पे। इसकी वजह से हमारा पावर कंजप्शन बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।